Hello everyone and welcome to my channel Dr. Akash Singh. Here we are going to study biology in detail and cover all the topics of the NEET along with full explanation of NCERT as well as question practice. Yes. So welcome once again. In today's lecture we are going to study the antibody mediated immune system or humoral immunity. इन द प्रीवियस लेक्चर जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को पढ़ा था समझा था उसमें टी किलर सेल जो रहते हैं, टी हेल्पर सेल, मेमोरी सेल्स, टी सप्रेसर सेल और उसके साथ साथ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जैसे कि मैक्रोफेजेस वगैरह के बारे में डिटेल में समझा था कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहते हैं कैसे वो ट्रांसप्लांट जो केस होता है उसको रिजेक्ट करने में उनका हाथ होता है। कई बार जो बॉडी में वायरस इन्फेक्टेड सेल रहते हैं, ट्यूमर सेल रहते हैं या फिर कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ जाता है उनको डायरेक्ट किल करने में जो टी सेल का हाथ होता है, टी सेल करते हैं उन चीजों को समझा था अच्छी तरह से। ठीक है, किस तरह से परफोरिन सिक्रीट होते हैं और सारे सेल्स जो होते हैं इम्यून सिस्टम के, चाहे मैक्रोफेज ले लो, टी किलर सेल ले लो या फिर टी हेल्पर सेल ले लो, ये सब क्या करते हैं जैसे ही किसी एनकाउंटर होता है किसी एंटीजन से या फिर किसी भी माइक्रोब से सब केमिकल सिक्रीट करने लगते हैं, एक दूसरे के नंबर को बढ़ाने लगते हैं, एक्टिवेट करने लगते हैं। सबके सब का नंबर बढ़ता है और उन पे जाके अटैक किया जाता है। किन पे? जो पैथोजन हमारे बॉडी में आए हैं। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था जो लिम्फोसाइट होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट है, एक बी लिम्फोसाइट है। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनके दो टाइप रहेंगे, एक तो मेमोरी सेल होंगे और जिनका सेम काम है एनकाउंटर जो भी हुआ है हमारे बॉडी में पैथोजन के साथ, जो हमारे इम्यून सिस्टम का जितना भी इनकाउंटर हुआ है सबका मेमोरी कौन रखेगा? मेमोरी सेल रखेंगे। और जैसे ही सेकेंड टाइम वही पैथोजन अपने ऊपर वही एंटीजन लेके आते हैं वो क्या होते हैं? वो चेंज हो जाते हैं किसमें? इफेक्टर सेल में। तुरंत काम के लिए तत्पर होते, तुरंत अटैक करते हैं। जो सेकेंड रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? उस सेकेंड रिस्पॉन्स को एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स या सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, यहां पे उसी में एंटीबॉडी जो बी सेल रहते हैं, जो बी लिम्फोसाइट हैं, उनके दो टाइप, एक तो मेमोरी और दूसरा प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल कुछ इम्यूनोग्लोबिन सिक्रीट करते हैं, कुछ प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जो जाकर एंटीजन से लड़ते हैं। उसे क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है एंटीबॉडी। एम आई क्लियर? चीजें बिल्कुल क्लियर हैं? चलिए अब यहां पे हम लोग एक एक पॉइंट समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है, और कहीं कोई भी डाउट हो तो यहां पे आपका कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, आप बेहिचक वहां अपने कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। आप जब भी वीडियो को देखो, जरूरी नहीं है कि लाइव ही देखो, कभी भी देखो, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अब यहां पे नोट डाउन करना है, प्लाज्मा सेल जो रहते हैं, प्लाज्मा सेल्स ऑफ बी लिम्फोसाइट्स सिक्रीट द, ध्यान दीजिए, सिक्रीट द एंटीबॉडीज, ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, एंटीबॉडी बोलिए या इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलिए, एक ही बात। और ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या है? ये जो ग्लोब्यूलिन यहां पे है वो उसका मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ये जो ग्लोब्यूलिन है ये क्या है? प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोब्यूलिन ऐसे प्रोटीन जो इम्यूनिटी में काम आते हैं उनको क्या कहा गया? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। आपने प्रोटीन में पढ़ा होता जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहते हैं, एल्बुमिन प्रोटीन रहते हैं, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। एल्बुमिन का क्या काम रहता है? एल्बुमिन प्रोटीन का ऑस्मोटिक बैलेंस करना। ग्लोब्यूलिन क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर कुछ और ये क्या है एंटीबॉडीज को अगर और बेटर तरीके से देखा जाए तो ये एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन जो है ये है आपके ग्लाइको, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल। और ये कितने पेप्टाइड चेन से बने रहते हैं? ये देखिए, इट इज मेड ऑफ, नोट डाउन कीजिए, मेड ऑफ
4 पॉलीपेप्टाइड चेन। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने रहते हैं और हम देखेंगे कि ये कैसे कैसे पॉलीपेप्टाइड चेन अरेंज रहते हैं यहां पे, ठीक है। इसमें जो पॉलीपेप्टाइड 4 रहते हैं उसमें 2 हेवी चेन रहते हैं और 2 लाइट चेन रहते हैं, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 2 लाइट चेन प्लस 2 हेवी चेन, एम आई क्लियर। और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनको रिप्रेजेंट करने का एक स्पेशल तरीका होता है और आपके एनसीईआरटी में भी वो दिया हुआ है। और सिर्फ एनसीईआरटी में ही दिया हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट में भी कई बार पूछा गया है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज H2। H2 मतलब किसके लिए आया, हेवी चेन 2 है और लाइट चेन 2, L2, H2L2, ठीक है। और ये दोनों चेन जो है ना आपस में जुड़े रहते हैं, हेवी चेन लाइट चेन सब आपस में जुड़े रहते हैं। 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो दोनों चेन रहते हैं, चाहे वो हेवी चेन की बात कर लें और लाइट चेन, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के तहत। और हम इसको देखेंगे भी, एक्चुअल पिक्चर में भी देखेंगे कि आखिर जुड़े कैसे हैं, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है? ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां पे इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। किसके स्ट्रक्चर को, जो एंटीबॉडी है उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। ये देखिए हम यहां पे ये एंटीबॉडी के हेवी चेन को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हेवी चेन आप देख पा रहे हो कितना साइज बड़ा है इसका, ठीक है, कितना साइज बड़ा है, हेवी चेन है ये, ठीक। अब उसके बाद ये भी आप देख पा रहे हो, ठीक। फिर उसके बाद यहां पे एक रिसेप्टर जैसा बनाना होगा हमें, मैं समझाऊंगा क्यों बना रहे हैं ऐसा। ये क्या है, अब यहां पे लाइट चेन, ये आपका लाइट चेन तैयार हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हो दो छोटे क्या है, व्हाइट वाले लाइट चेन है और रेड वाले हेवी चेन है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो ये जो एंड मैंने बनाया है, यहां व्हाइट लाइन ऐसे दिया है, तो इतना से इधर का पार्ट वेरिएबल पार्ट होता है, यहां से इधर का पार्ट वेरिएबल पार्ट होता है। अब आप सोचोगे सर ये वेरिएबल पार्ट क्यों होता है, देखिए होता क्या है, एंटीबॉडी जो रहता है हर एंटीजन के लिए अलग अलग बनता है, हर एंटीजन के लिए अलग अलग बनता है। इतना से ये पूरा जो यहां से लेके ये जो यहां तक का पार्ट है, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, कहां से, इस पार्ट से नीचे और फिर से यहां तक का पार्ट कांस्टेंट पार्ट रहता है, लेकिन यहां से लेके जो यहां का पार्ट है और इधर यहां से लेके जो इस तरफ का पार्ट है, ये पार्ट आप ले लो, इधर का ये पार्ट, ठीक है, इधर का ये पार्ट और इधर का ये पार्ट, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है, यानी कि वो एंटीजन के रिस्पेक्ट में बदलता जाएगा। एम आई क्लियर? चलिए ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सब किस बॉन्ड से जुड़े हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इस तरह से चेन को जोड़ कर रखा, और सेम डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है, सिंपल डायग्राम है और क्वेश्चन भी उसी पे आते हैं, तो आपको देखना होगा। देख रहे हो, दो सल्फर हर जगह दो सल्फर है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड देखिए हेवी चेन से हेवी चेन को भी जोड़ता है, हेवी चेन से दूसरे हेवी चेन को भी जोड़ता है, हेवी चेन से लाइट चेन को भी जोड़ता है। देख रहे हो डाइसल्फाइड चेन जो बॉन्ड है वो किसको किसको जोड़ रहा है, हेवी से हेवी, हेवी से लाइट, लाइट से लाइट। आप देख पा रहे हो, तो किसके किसके बीच में है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड, लाइट चेन के बीच में, दो लाइट चेन के बीच, जो सेम लाइट चेन के बीच में, एक हेवी और एक लाइट चेन के बीच में, और दो हेवी चेन के बीच में। लेकिन क्या दो अलग अलग लाइट चेन के बीच में कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड है? नहीं। चीजें क्लियर होंगी यहां पे, ठीक है। इन सब को ध्यान में रखना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। और ये जो मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपका है ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। चलिए
यहां पे नाइट्रोजन ग्रुप रहता है, नाइट्रोजन, ठीक है, NH3 पार्ट रहता है। ये है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि यहां पे एंटीजन बाइंड करेगा। यहां देखिए मैंने बाइंडिंग के लिए ग्रुप्स बना दिए हैं, ठीक है, ये याद रखने के लिए ऐसा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर ये तरह बदलता रहेगा, किसी का ग्रुप्स ऐसा रहेगा, किसी का ग्रुप्स किसी और टाइप का रहेगा। ये क्या है, बाइंडिंग साइट है जिससे एंटीजन जाके बाइंड करेगा। ओके, ये देखिए ये कौन सा पार्ट है, इसको कहते हैं कांस्टेंट रीजन ऑफ, यस, ये क्या है, कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का। और ये यहां से यहां तक क्या है, वेरिएबल रीजन है लाइट चेन का। वेरिएबल रीजन ऑफ, इधर भी लाइट चेन, सॉरी हेवी चेन का ये पार्ट है, वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन। देख रहे हो, ये रेड वाला पूरा हेवी चेन है, उसका ये पार्ट वेरिएबल है। फिर उसके बाद ये देखिए, और बाकी यहां से लेके रेड वाले को देखिए, यहां से लेके यहां तक क्या है, कांस्टेंट पार्ट है हेवी चेन का। ठीक, कांस्टेंट मतलब ये चीज सब में सेम रहेगा। ओके, चलिए ये पार्ट भी वेरिएबल साइट ले लेते हैं कि ये साइट एंटीजन के रिस्पेक्ट में बदलता रहेगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को यहां तक जो है इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है आपका, आप वहां पूछ भी सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां आपके सामने एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के दो हेवी चेन है, हेवी चेन से हेवी चेन किससे जुड़े हैं, डाइसल्फाइड। एक हेवी चेन दूसरे हेवी चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड, हेवी चेन लाइट चेन से डाइसल्फाइड बॉन्ड, लाइट चेन के बीच भी डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये पूरे एंटीबॉडी का एक तरफ यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, वेरिएबल पार्ट, और बाकी पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट। वेरिएबल पार्ट का भी जो ये लाइट का वेरिएबल पार्ट, ये हेवी का वेरिएबल पार्ट। यहां पे नाइट्रोजन ग्रुप रहेगा, अमोनिया रहेगा, और यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट रहेगा, एंटीजन यहां से आके बाइंड करेगा। चीजें क्लियर होंगी यहां तक। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब नोट डाउन कीजिए, टू टॉप tips of this molecule bind with antigen like lock and key fashion। जहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट बनाया था मैंने, वहां पे लॉक एंड की फैशन में जुड़ता है। क्या जुड़ता है, एंटीजन किससे, एंटीबॉडी से, जब एंटीबॉडी उनसे रिएक्ट करते हैं। चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए अब इसको नोट डाउन करना है यहां तक। एंड मेक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाते हैं भाई, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। चीजें क्लियर हो गई, ठीक। और हम देखेंगे कि किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद एक डायग्राम दे, और सिर्फ मैं वेरिएबल पार्ट बना रहा हूं, किसका, एंटीबॉडी का। ये देखिए एंटीबॉडी का वेरिएबल पार्ट, ये लाइट चेन का वेरिएबल पार्ट, ठीक। फिर उसके बाद ये हेवी चेन का वेरिएबल पार्ट, और देख पा रहे हो यहां किस तरह से ग्रुप बना है। और देखिए कैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म से इसमें एंटीजन जाके जुड़ जाएंगे। ये देखिए आपका प्यारा सा एंटीजन है, किस तरह से ये जुड़ गया है जाकर एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, आप देख पा रहे हो, और इसी को कहते हैं लॉक एंड की फैशन में जुड़ गए हैं। ठीक है, ये कैसे जुड़ा है भाई, लॉक एंड की फैशन में। चीजें यहां तक क्लियर है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे लिख भी लीजिए लॉक एंड की फैशन, इस फैशन में ये जुड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एंटीबॉडीज का फंक्शन समझ लेते हैं। एंटीबॉडीज के क्या क्या फंक्शन, एंटीबॉडीज neutralizes the toxin of bacteria, neutralizes the toxin of bacteria by attaching with them। ये बैक्टीरिया के टॉक्सिन को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, उनसे अटैच होके, उनसे जुड़ करके। एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज कर रहा है, देख रहे हो
ये क्या है, एंटीबॉडीज जुड़ रहा है किससे, एंटीजन से। ये एंटीजन किससे जुड़ा हुआ होगा, यहां तो मैंने सिर्फ एक एंटीजन बताया है, ठीक। ये एंटीजन भी के भी इधर क्या जुड़ा होगा, एक पैथोजन जुड़ा होगा, क्योंकि पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन पे होता है एंटीजन। या पैथोजन कोई केमिकल, कोई टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, तो वो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का खुद का नहीं है, तो उसको भी हमारा बॉडी कैसे ट्रीट करता है, एज एन एंटीजन। यानी कि कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल ले लो जो हमारे बॉडी का नहीं है, उसको क्या ट्रीट करेगा हमारा बॉडी, एज एन एंटीजन, और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। चाहे वो टॉक्सिन हो या फिर जो बैक्टीरिया आया है, उस बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर का कोई ग्लाइकोप्रोटीन हो जो कि एंटीजन जैसा काम कर रहा है। आप चीजों को समझ पा रहे हो, जैसे कि हमारा बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी हमारे सेल के सारे मॉलिक्यूल को जानता है, सारे केमिकल्स को जानता है। अब कोई बाहर से कोई केमिकल हमारे बॉडी में डाल दो, कोई भी केमिकल, उसको हमारा बॉडी कैसे ट्रीट करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे ट्रीट करेगा, एंटीजन। कोई प्लास्टिक उठा के प्लास्टिक भी अंदर डाल दो तो प्लास्टिक हमारे बॉडी में नहीं होता है, उसको हमारा बॉडी कैसे ट्रीट करेगा, एज एन एंटीजन। एम आई क्लियर? चलिए, यही चीज मुझे समझाना था। अब यहां पे आगे बढ़ेंगे, पहले इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहां पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हमारे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। आईजीजी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करता है बॉडी फ्लूइड को, बॉडी के, यानी कि ब्लड में कहीं कोई भी आएगा तो इसका नंबर, इस एंटीबॉडी का नंबर तुरंत बढ़ेगा, ठीक है। आईजीए सिक्रीशंस में निकलता है, प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, ये बॉडी के सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हर जगह के सिक्रीशन में क्या रहता है, ये एंटीबॉडी, कोलोस्ट्रम में ये, सलाइवा में ये, इसीलिए जिस सरफेस पे सिक्रीट होता है उस सरफेस को प्रोटेक्ट कर देता है। चीजें क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब यहां पे आईजीएम प्रोटेक्ट्स बॉडी ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, बॉडी के ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट कर रहा है आईजीएम। आईजीए क्या करता है, ये मीडिएट्स रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये काम आता है, मीडिएट करता है रीजनल हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। क्लियर है चीजें? ओके। अब यहां पे आईजीडी एक्टिवेशन ऑफ अदर बी लिम्फोसाइट्स, एम आई क्लियर? तो ये सारे एंटीबॉडीज हैं जो हमारे बॉडी में बी लिम्फोसाइट बनाता है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, ईडी, ये सारे क्या है, एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहां पे प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्लूइड, प्रोटेक्ट्स बॉडी सरफेस, आईजीए का क्या काम है, बॉडी सरफेस को प्रोटेक्ट करना। आईजीएम का क्या काम है, ब्लड स्ट्रीम में रहता है वो, जैसे ही हमारे ब्लड में कोई गया आईजीएम अटैक कर देगा। हमारे बॉडी में जो एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, जब एलर्जी का होता है तो आईजीई एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। आईजीडी ये क्या करता है, दूसरे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। क्या करता है, बी लिम्फोसाइट से ही बना, बी लिम्फोसाइट के प्लाज्मा सेल से बना है, और ये क्या करेगा, दूसरे बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा कि कोई पैथोजन आ गया है, और प्लाज्मा सेल बनाओ ताकि और एंटीबॉडीज बने, और एंटीबॉडीज बनेंगे तो एंटीजन से रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन के बीच जो होता है एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं हम लोग, एग्लूटिनेशन। एम आई क्लियर? चलिए, अब यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब तो एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है उसके पार्ट को तो समझ लिया, आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो समझ रहे हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कहा जाता है ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसे कहते हैं स्किन, म्यूकस, मेम्ब्रेन, और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किसे कहते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है हमारा न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, और उसके बाद इंटरफेरोन और
फीवर, ये सब चीज क्या है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, अब देखो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये स्पेसिफिक होता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बाय टी एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये हमारे बॉडी, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन क्या, बाहर का, म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल कैविटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वजाइना, एनल कनाल, म्यूकस मेम्ब्रेन वहां रहता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, इंटरफेरोन, फीवर। फीवर भी है, ये लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक, हमने देखा था कैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ गया तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है उसको थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस ये स्पेसिफिक है, ये याद रखना है। जो थर्ड लाइन डिफेंस का होता है वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो होता है वो टी और बी लिम्फोसाइट के कारण होता है। एम आई क्लियर? चलिए, एक चार्ट है, एक टेबल है, जहां पे हम सारे एंटीबॉडीज, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन हम समझ लेते हैं चीजों को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, समझ लेंगे उन चीजों को। ओके, ये देखिए हमारे यहां पे ये फर्स्ट चार्ट आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे। यहां पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे एंटीबॉडीज हैं। यहां पे 3 एंटीबॉडीज हैं और उसके बाद जो है हम लोग 2 एंटीबॉडीज और उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां पे आप देख पा रहे हैं आईजीए, और उसके बारे में जो आईजीए क्या करता है, जो सरफेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो एंटीबॉडीज, इनका क्वांटिटी देख लीजिए। जो टोटल एंटीबॉडी होता है उसका 10% जो होते हैं वो आईजीए होते हैं। और इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्राइमरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, ये कई बार पूछा जा चुका है। जो प्राइमरी एंटीबॉडीज जो कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में, और यहां पे भी मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। और ये कोलोस्ट्रम के साथ साथ दूसरी जगह जहां भी सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है वो आईजीए प्रेजेंट होता है, जो कि 10% होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज का। ठीक है, और कहां कहां प्रेजेंट है ये, सलाइवा में प्रेजेंट है, म्यूकस में प्रेजेंट है, और स्वेट में प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट याद करना जरूरी नहीं है, बस आप ध्यान में रख सकते हो कि 1,70,000 जो रहता है इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, अब यहां पे जाते हैं फंक्शन पे। इनका फंक्शन क्या क्या रहता है, ऑब्वियसली ये सरफेस पे सिक्रीट हुआ है तो उस सरफेस को प्रोटेक्ट करेगा। मोस्टली कहां पे रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, सो प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन and outer surface of body and protection from inhaled ingested pathogen। इनहेल्ड या इंगेस्टेड, जिसको आप इनहेल करते हो तो वो सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएगा, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में। कौन सा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करके रखा है। फिर दूसरा ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, उन सब की लाइनिंग जो अंदर से है, जो सीमेंटिंग कह सकते हो अंदर से है, वो किससे, म्यूकस मेम्ब्रेन से है। और उस म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, उस सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, एंटीबॉडी ए। ठीक है, आईजीए, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। फिर बात आती है आईजीडी की, ये बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, आईजीडी जो रहेगा ये भी सिर्फ 1 to 3% में रहता है। मतलब टोटल जो एंटीबॉडी है उसका सिर्फ 1 to 3% रहेगा प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट इन द सरफेस ऑफ लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट रहते हैं उसके सरफेस पे बहुत कम अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रेफरेंस के लिए रखो। इसको बैठ के रटना नहीं है, चीजों को समझ लेना है, पढ़ लेना है, एक आइडिया ले लेना है और याद करना है जो चीजें एनसीईआरटी में है। ठीक है, अब देखिए ये जो आईजीडी है इसका फंक्शन क्या है, एक्टिवेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। अभी हमने देखा था एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट का, एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इम्यून रिएक्शन। ठीक है, डेवलपमेंट करवाता है, मैच्योर कराता है हमारे इम्यून रिएक्शन को। ठीक है,
अब आईजीई हमने अभी बात किया था, जो आईजीई होते हैं वो क्या करते हैं, कहां पे रहते हैं, वो एलर्जिक से, हाइपर सेंसिटिविटी से उनका वास्ता होता है। ठीक है, जहां पे हाइपर सेंसिटिविटी होगा, बॉडी में एलर्जी का केस बनेगा, तो वहां पे आईजीई का नंबर बढ़ जाएगा, थोड़ा वैसे कम रहेगा लेकिन तब बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? और एलर्जी क्या होता है इसके बारे में वैसे तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किसी भी चीज को कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ बॉडी किसी चीज के लिए ज्यादा ही सेंसिटिव होती है। मतलब कुछ लोग अगर 100 यूनिट डस्ट का झेल सकते हैं, उसके बाद छींकना स्टार्ट करेंगे, तो जो हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो थोड़ा सा ही डस्ट जाने के बाद ज्यादा छींकने लगेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, वो हद से ज्यादा सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है। उनके केस में ये एंटीबॉडी आपको बढ़ा रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, वैसे तो स्मॉल क्वांटिटीज में रहता है। शो स्पेसिफिक लिंकेज विथ मास्ट सेल, देखिए मास्ट सेल का बहुत गहरा रिश्ता है किससे, एलर्जी से, एंड बेसोफिल्स। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,88,000 होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब देखिए इसका काम क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द मास्ट सेल रिलेटेड टू एलर्जिक रिएक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट्स। ये सारी चीजें, सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। आईजीई किससे रिलेटेड है, ध्यान दो, हर चीज में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। आईजीए कोलोस्ट्रम, आईजीई एलर्जी, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना है, आईजीडी। ये 3 पॉइंट इस पूरे टेबल में ज्यादा इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? सारा सिक्रीशन आईजीए, जहां पे बी लिम्फोसाइट को मैच्योर करना है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना है, वहां पे कौन एंटीबॉडी काम आएगा, आईजीडी, आईजीई एलर्जिक केस में। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और एंटीबॉडीज होंगे उनके बारे में पढ़ लिया जाएगा। अब यहां पे 2 और एंटीबॉडीज हैं, आईजीजी। ठीक है, ये सबसे छोटा है, और सबसे छोटा इसीलिए प्लासेंटा को क्रॉस कर लेता है, और ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। देखिए 75 to 80% ये है, ध्यान दीजिए। आईजीए कितना था, सिर्फ 10%। जो टोटल एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगा उसमें 75 to 80% आईजीजी रहेगा। Most abundantly found antibodies, main immunoglobulin of the blood, interstitial fluid which has capacity to pass through placenta। इसीलिए जो फीटस है, जो न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उसमें आपको सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी, आईजीजी। आई बात समझ में? आईजीजी देखने को मिलेगी। और इसका काम क्या है, इम्यून पावर टू ह्यूमन एम्ब्रियो, मदर से पास करके एम्ब्रियो में गया है। ठीक है, स्पेसिफिक लिंकेज विथ फैगोसिटिक सेल फॉर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एम्ब्रियो, क्योंकि ये प्लासेंटा को क्रॉस कर रहा है। 75 to 80% प्रेजेंट रहता है, सबसे छोटा है। देखो 1,46,000। फिर देखो आईजीएम, ये भारी रहता है, ये बड़ा साइज का है। ये देखिए ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जेनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। एक छोटे बच्चे को जब आप देखोगे, ठीक है, जो तुरंत बर्थ हुआ है, उसमें जो एंटीबॉडी मिलेगा आपको आईजीजी मिलेगा। लेकिन जैसे ही पहला इन्फेक्शन होगा या किसी कारण से भी कोई भी इन्फेक्शन हुआ उस बच्चे को, तो सबसे पहले एंटीबॉडी जो बनेगा बच्चे में वो आईजीएम रहेगा, और एंटीबॉडी जो बच्चे में है वो आईजीजी, लेकिन जो बनेगा किसी ह्यूमन में सबसे पहले एंटीबॉडीज वो आईजीएम। ध्यान दीजिए, ओल्डेस्ट एंड फर्स्ट एंटीबॉडी जेनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी एंटीजन, जो कि ब्लड के प्लाज्मा में आया। लार्जेस्ट साइज का इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है, 9,60,000 का होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। एम आई क्लियर? चीजें है, फर्स्ट एंटीबॉडी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ डिफेंस, ये इसका मेन पॉइंट है। सबका मेन पॉइंट देख लिया हम लोगों ने, स्ट्रॉन्ग एग्लूटिनेशन। इसका मेन पॉइंट क्या था,
आईजीजी का प्लासेंटा क्रॉस कर देगा। सबसे पहले ह्यूमन एम्ब्रियो को जो इम्यूनिटी का जो रीजन है वो आईजीजी है। चीजें क्लियर होगी। मतलब यहां तक हम लोगों ने एंटीबॉडी ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है उनके बारे में सारे पॉइंट्स समझ लिए, पढ़ लिए। कोई भी डाउट है उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ओके, चलिए इस लेक्चर को यहां पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे लेक्चर को ज्वाइन करना है, लेक्चर को आप एंजॉय करते हो, लेक्चर को अच्छी तरह से समझ पाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। और उसके साथ ही लेक्चर के शेड्यूल, लेक्चर के लिंक को पाने के लिए आसानी से नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके उससे जुड़ जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।